So dear students, last time we were discussing properties of colloidal solution. तो हमने 4 जोन colloidal solution के पहले तक का मैटर डिस्कस कर लिया था। अब आता है 4 जोन colloidal solution और 4 जोन colloidal particles। तो चाहे कोई सा भी colloidal solution हो, colloidal particles always carry a charge which may be either positive or negative। एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल होते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिना ऑक्साइड, इसका कोलाइडल सॉल्यूशन अगर रहेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका कोलाइडल सॉल्यूशन भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। अपना ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन जो उसमें होता है वो भी कोलाइडल फॉर्म में होता है, उसको पॉजिटिव चार्ज होता है। बेसिक डाई स्टफ, वो डाई जो नेचर जिनका नेचर बेसिक हैं वो भी हमेशा क्या होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। नेगेटिवली चार्ज ये आप समझते हैं बेसिक डाई स्टफ में होती है प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी, दैट्स व्हाई दे बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल कॉपर का कोलाइडल सॉल्यूशन, मेटालिक कोलाइडल सॉल्यूशन सच एज कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। और एसिडिक डाई स्टफ विच लूजेस प्रोटॉन, जो प्रोटॉन लूज करती है। स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये बेसिकली ये जो कैटेगरी स्टार्च, गम, जिलेटिन की, दीज आर दी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन ऑल्दो दे कैरी चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज के एग्जांपल हैं पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये चार्ज आता कहाँ से आके। तो इसके लिए 2 थ्योरीज सजेस्ट की गई। पहला तो होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड। मतलब सोल पार्टिकल जो हैं आपके, जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल हैं, वो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन जब होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन जब होता है ये होता है तब आपकी ब्रेडी-गार्क मेथड, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड जिसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की। तो उस दौरान जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं। अगर वो कैप्चर करते हैं तो दे बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, अगर वो लूज़ करते हैं तो देन दे बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। पर ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जब आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन मेथड या फिर अपना ब्रेडी-गार्क मेथड या इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड से बना रहे हैं। लेकिन अगर उससे नहीं बना रहे तो फिर भी अगर चार्ज आ रहा है कोलाइडल पार्टिकल पर तो क्या करना है, तो दूसरी थ्योरी जाती है प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन, इसका मतलब अपन देखेंगे आगे, इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो ये जो थ्योरी है प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन बोल रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन नहीं एड्जॉर्प्शन, जो अपन अभी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन की थ्योरी है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये यूँ बोलती है थ्योरी कि अगर किसी कोलाइडल पार्टिकल के आसपास सॉल्यूशन में डिस्पर्शन मीडियम में 2 या 2 से ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट हैं तो वो आयन एड्जॉर्ब होगी जो कोलाइडल पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कॉमन है। अब ये आप जब पढ़ेंगे, अभी मैं डिस्कस करूँगा तो आपको समझ में आएगा, पर आप बेसिकली इसका जो रिटर्न स्टेटमेंट है, इफ मोर देन 1 आयन्स आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन देन दैट इज आयन इज गेट एब्जॉर्ब्ड व्हिच इज कॉमन टू द कोलाइडल पार्टिकल। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन्स। सो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन्स जो थ्योरी है वो क्या कहती है देखते हैं। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल है AgNO3 प्लस Ki को जब मिक्स करते हैं तो AgI सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट होता है। ये जो प्रेसिपिटेट होता है, ये प्रेसिपिटेट बेसिकली अगर आप इसको शेक कर दें तो ये कोलाइडल फॉर्म में आ जाता है। अब ये जब प्रेसिपिटेट बनता है AgI का, तो आप किन किन तरीके से आप, मतलब AgI जब प्रेसिपिटेट होता है तो ये नेगेटिव चार्ज को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और पॉजिटिव चार्ज को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये किन कंडीशन में नेगेटिवली चार्ज होगा, किन कंडीशन में पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने AgNO3 सॉल्यूशन लिया, मतलब यहाँ पर AgNO3 सॉल्यूशन एक्सेस में है, ज़्यादा अमाउंट किसकी है, सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन है। उसमें अपन ने स्मॉल अमाउंट ऑफ Ki मिला है, पोटेशियम आयोडाइड स्मॉल है, मतलब ये एक्सेस है और यहाँ पर स्मॉल है फर्स्ट कंडीशन में इस केस में। तो जब आप Ki जैसे ही मिलाते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होता है, और सिल्वर आयोडाइड जैसे ही प्रेसिपिटेट होता है तो ये रिएक्शन AgNO3 प्लस Ki एक वो सॉल्यूशन है, तो ये AgI सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और ये जो K पॉजिटिव आयन KNO3 बनेगा, तो KNO3 आयनिक कंपाउंड है, तो ये K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयनिक है। तो अभी AgI के आसपास कितने तरह के आयन हैं, 3 तरह की। कौन कौन सी, K पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और दूसरी NO3 नेगेटिव।
तो इनमें से कौन सी आयन एड्जॉर्ब होगी? तो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन थ्योरी ये बोलती है कि इन तीनों में से वो आयन एड्जॉर्ब होगी जो क्या होगी, इन तीनों में से वो आयन एड्जॉर्ब होगी जो क्या होगी, इस कोलाइडल या डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल में कॉमन है। तो यहाँ पर AgI में दो तरह की AgI जो मिलकर बना है, दो तरह के आयन से मिलकर बना है, एक है सिल्वर और दूसरी है आयोडाइड। तो अब यहाँ पर इस मीडियम में सिल्वर और आयोडाइड में से कौन सी आयन इसमें प्रेजेंट है जो कि इसमें कॉमन है? सिल्वर आयन कॉमन है। तो AgI हमेशा किसको एब्जॉर्ब करेगा? सिल्वर को। अगर आयोडाइड होता तो आयोडाइड को करता, लेकिन यहाँ पर आयोडाइड नहीं है, क्योंकि आयोडाइड आपने क्या डाला था? बहुत स्मॉल डाला। तो जितना भी आयोडाइड डाला वो पूरा का पूरा किस फॉर्म में, इसमें खर्च हो गया? सिर्फ प्रेसिपिटेट बनाने में। इसलिए जितना भी आयोडाइड आपने डाला पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट बनाने में खर्च हो गया। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि सिल्वर को एड्जॉर्ब किया जाए प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन थ्योरी के साथ, और ये होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट सिल्वर आयन को एड्जॉर्ब करता है एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं AgI/Ag+। दैट मीन्स ए पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड। सेकेंड केस इसका उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब यहाँ पर अभी अपन ने एक्सेस में AgNO3 लिया था और Ki स्मॉल लिया था। अब अपन Ki एक्सेस में लेते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ AgNO3 लेते हैं। तो यहाँ पर Ki का सॉल्यूशन लिया अपन ने, ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है जो कि किसमें? एक्सेस में। इसमें अपन ने लिमिटेड अमाउंट ऑफ AgNO3 ऐड किया, यहाँ पर आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। तो जब आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ वही Ki और AgNO3 मिलेंगे तो AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा, पर लिमिटेड क्या है? सिल्वर आयन लिमिटेड। तो जब जितनी भी सिल्वर आप डालोगे वो सब किसमें खर्च हो जाएगी? प्रेसिपिटेट बनाने में, सिल्वर आयोडाइड का। इसलिए अब वो पार्टिकल के आसपास कौन कौन सी आयन है? क्योंकि Ki सॉल्यूशन में एक्सेस था तो K पॉजिटिव आयन और I नेगेटिव आयन तो होंगी, तो K पॉजिटिव और I नेगेटिव। और आपने AgNO3 का डाला है तो NO3 आयन भी बचेंगे, Ag तो खर्च हो गई आयोडाइड। तो इस तरह से तीन आयन हैं, तीन तरह के आयन हैं, 3 टाइप्स ऑफ आयन, आयोडाइड, K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। अब इनमें से प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन थ्योरी के हिसाब से वो आयन एड्जॉर्ब होगी जो इनमें कॉमन है। तो आप देख रहे हैं AgI में दो तरह के आयन है, Ag+ और I नेगेटिव। इनमें से कौन सी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? I नेगेटिव। Ag तो है नहीं, इसलिए I नेगेटिव का आयन कॉमन आयन है तो I नेगेटिव भी एड्जॉर्ब होगी और सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये चार्ज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और है फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल सॉल्यूशन का, ये अपन अभी देखते हैं अगले केस में। सो सेकंड एग्जांपल है फेरिक क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन, या फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। वैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड लिखते हैं आप इसको। तो पहले मान लीजिए फर्स्ट केस ऐसा है कि आपने हॉट वाटर लिया, बॉइलिंग वाटर में आप धीरे धीरे FeCl3 ऐड कर रहे हो। तो आप देखते हैं FeCl3 फेरिक क्लोराइड होता है येलो कलर का जो उसका सॉल्यूशन है उसको आप ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं हॉट वाटर में। जब आप ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या होता जाता है, उसमें पानी के साथ उनकी FeOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट बनता जाता है। ये प्रेसिपिटेट बनता जाता है। अब प्रेसिपिटेट बनता जाता है तो प्रेसिपिटेशन बेसिकली ये प्रेसिपिटेट इतना बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो गए कि कोलाइडल रेंज में आता है। तो जब आप पूरा का पूरा प्रेसिपिटेशन पूरा का पूरा जो FeCl3 है वो पानी जितना भी आयोनाइज होता है उससे कंबाइन होकर FeOH थ्राइस बन चुका है। तो अब जब आप एक्सेस ऑफ FeCl3 डालते हैं, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप भी FeCl3 डालते हैं, तो इस FeOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट के आसपास एड्जॉर्ब होने के लिए जो आयन है वो आपकी कौन सी आयन है? कॉमन आयन है, क्योंकि अंदर सॉल्यूशन में आपने H पॉजिटिव पानी के आयन भी और Cl नेगेटिव आयन है जो कि किससे है? इससे। तो कॉमन आयन क्योंकि प्रेसिपिटेट FeOH थ्राइस का बना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का बना है, इसलिए इसके ऊपर कॉमन आयन एड्जॉर्ब होगी। तो कॉमन कौन सी है? क्योंकि आपने एक्सेस में FeCl3 डाला, उसी की आयन जो फेरिक आयन है वो इसके कॉमन है, तो वही इस पर एड्जॉर्ब होगी। तो वो जो आयन इस पर एड्जॉर्ब होगी तो तब आपका जो सॉल्यूशन कहलाएगा बनेगा वो कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसको आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं FeOH थ्राइस / Fe3++ या Fe2O3.H2। ये एक ही मतलब है। FeOH थ्राइस कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्मेट। वैसे सही ज़्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ये, इससे याद रहना आसान है इस मेथड से। तो इस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है कब? जब आप हॉट वाटर में FeCl3 डालते हैं। हॉट वाटर में FeCl3 डालने से क्या होगा? FeCl3 लिमिटेड नहीं डालना है, ध्यान रखना, लिटिल बिट एक्सेस डालना है। सेकंड केस में उसी FeCl3 को पानी में घोलने के बजाय आप NaOH में घोलते हैं। NaOH क्या देता है एक्सेस में? OH नेगेटिव आयन। पानी और NaOH में अंतर यही है, पानी लिमिटेड अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देता है, क्योंकि पानी का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो 10⁻⁻ क्या है? वाटर कांस्टेंट 10⁻⁻,
आयनिक जो प्रोडक्ट है वो होता है 10⁻⁴, इसलिए पानी बहुत ही कम आयोनाइज होता है। उसमें पानी की OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी 10⁻⁷ मोलर है, जो बहुत पुअर है। इसलिए अंदर सॉल्यूशन में जितनी भी OH नेगेटिव आयन है तुरंत Fe+++ कंज्यूम कर लेते हैं और FeOH थ्राइस का सॉलिड प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो आप जैसे ही वो एक्सेस में FeCl3 डालते हैं तो जितनी भी OH नेगेटिव आयन है जो सब खर्च हो चुकी है, वो उस अब OH नेगेटिव आयन नहीं रहती तो जो फेरिक आप डाल रहे हैं वो कंज्यूम होता नहीं और वो इसकी सरफेस पे क्या हो जाता है, एडजॉर्ब। सेम टू सेम वैसे ही दूसरे केस में FeCl3 को पानी में डालने के बजाय NaOH में डालते हैं। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस है विच प्रोवाइड्स OH नेगेटिव आयन इन एक्सेस। तो आप एक्सेस में NaOH लिया है और उसमें FeCl3 डालते हैं तो उस FeOH थ्राइस का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो उसके आसपास क्या है, क्योंकि आपने ये क्या लिया FeCl3 लिमिटेड, आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ FeCl3 लिया है और NaOH को एक्सेस में लिया है, तो FeOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट के आसपास जो आयन होगी जो इनमें कॉमन होगी वो होगी सोडियम आयन भी होगी, OH नेगेटिव आयन भी होगी, पर सोडियम आयन तो इस पर एड्जॉर्ब होगी नहीं क्योंकि बिकॉज सोडियम इज नॉट ए कॉमन आयन। कौन सी कॉमन आयन, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आयन इसके ऊपर एड्जॉर्ब होगी, हेंस सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज FeOH थ्राइस और OH नेगेटिव और फेरिक हाइड्रोक्साइड डॉट एक्सेस टू ऑब्लिक OH नेगेटिव विच इज ए नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो ये हुआ बेसिकली ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। अब आगे अपन देखते हैं आगे के चार्ज ओरिजिन होने के बाद क्या होता है, किस तरह से ये चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो जब कोई कोलाइडल पार्टिकल बनता है, सपोज करो सिल्वर आयोडाइड के केस में इसका कोलाइडल पार्टिकल, तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल बनता है इसके आसपास जो डिस्पर्शन मीडियम है उसमें मान लो सिल्वर आयन एक्सेस में, तो ये सिल्वर आयन क्या करेगा, अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब करेगा। तो सिल्वर आयन जो अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब है, फर्मली होल्ड है, इट क्रिएट्स ए स्फेरिकल शेल ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज का एक शेल बना देती है। चूँकि पूरा का पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ऐसा नहीं है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया तो कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव चार्ज है आप उसको अर्थ दोगे तो आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं। ओवरऑल द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, क्योंकि जितना कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है ठीक उतना ही उसके अपोजिट इस डिस्पर्शन मीडियम में नेगेटिव चार्ज भी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जहाँ से आया वहाँ अपनी नेगेटिव आयन तो छोड़ के आया ना, इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। व्हाट इज चार्ज, विच वन इज चार्ज, कोलाइडल पार्टिकल इज चार्ज, कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज। तो डिस्पर्शन मीडियम में अभी भी नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होता है जब डिस्पर्शन मीडियम की तरफ अपन मूव करते हैं, सपोज करो आप कोलाइडल पार्टिकल पे खड़े हैं और ये आपकी पॉजिटिव चार्ज की लेयर है और आप डिस्पर्शन मीडियम में गोता लगाते हैं, तो आप जैसे डिस्पर्शन मीडियम में गोता लगाते हैं तो बेसिकली आप एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के कॉन्टेक्ट में आते हैं। चूँकि डिस्पर्शन मीडियम फ्लूइड है इसलिए आप ओवरऑल फिक्स एक नेगेटिव नहीं देखते, आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं पॉजिटिव मिलती है, पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज मोर देन पॉजिटिव। आप जैसे जैसे डिस्पर्शन मीडियम से दूर जाते जाते हैं पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे और नेगेटिव कम होते जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव के आसपास ज़्यादा नेगेटिव मिलेंगे, इसलिए इस पहली लाइन में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे नेगेटिव कम होते जाएंगे और पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, और आप और आगे जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोपोर्शन बराबर हो जाएगा। तो ये जो लेयर है कौन सी, जो ये फर्मली होल्ड एड्जॉर्ब्ड होकर जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनी है इसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, इसको कहा जाता है फिक्स्ड लेयर। और ये पूरी की पूरी लेयर जिसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है, इस केस में इसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन लेयर। इसको प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूजन लेयर, इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल। अगर ये कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके ठीक उल्टा होता। अगर अपने पास ऐसी कोई अरेंजमेंट होती जिसमें आप एक वोल्ट मीटर लेते और उस वोल्ट मीटर के जो दो तार हैं, दो वायर हैं, उन वायर में से एक लेयर आप सेकेंडरी में रखते और एक वायर आप प्राइमरी में रखते, तो उन दोनों तारों को जब आप इन प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के बीच में रखते तो जो भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता उसको हम बोलते उस कोलाइडल सॉल्यूशन का जीटा पोटेंशियल।
जीटा पोटेंशियल। और ये जीटा पोटेंशियल जिस थ्योरी में डिस्कस किया जाता है, ये वो थ्योरी है, उसका नाम है हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर थ्योरी। हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर थ्योरी क्या बोलती है? हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर थ्योरी ये बोलती है कि कोलाइडल पार्टिकल के आसपास जो प्राइमरी लेयर होती है, जो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है जिस आयन का, वो प्राइमरी लेयर बनाता है, उसके बाद एक सेकेंडरी लेयर बनती है। उस सेकेंडरी लेयर में आयन डिफ्यूजन के ग्रेडियंट के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। तो ये मान लो प्राइमरी लेयर है ये वाली, और ये सेकेंडरी लेयर है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो जीटा पोटेंशियल है। तो ये जो है ये बेसिकली किसका कंसेप्ट है? हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर थ्योरी का। अब ये जीटा पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस क्या है? जीटा पोटेंशियल कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आप कोई कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो बेसिकली आप उसके आसपास वाले कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं? आसपास कोलाइडल पार्टिकल के आसपास होने वाले चार्ज को आप क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब आप कोलाइडल पार्टिकल के आसपास होने वाले चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं तब क्या होता है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पॉट, इस पॉट में ये एक पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, चार पार्टिकल हैं और चारों के चारों पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये चारों के चारों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के रिपल्शन के कारण पास नहीं आ पाएंगे। दे ऑलवेज मेंटेन ए डिस्टेंस। तो ये आपस में पास नहीं आ पाएंगे, इसलिए दे विल नॉट सेटल। ये आपस में कोएगुलेट नहीं होंगे, सेटल नहीं होंगे। लेकिन सपोज करो अगर इनके ऊपर का चार्ज हटा दिया जाए, देन ग्रेविटी सेटल दीज पार्टिकल्स। तो ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? सब नीचे गिर जाएंगे। तो जीटा पोटेंशियल अगर चार्ज है तो जीटा पोटेंशियल है, चार्ज नहीं है तो कोई पोटेंशियल नहीं है। अगर उनके कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज नहीं होगा तो जीटा पोटेंशियल विल बी जीरो, हेंस द पार्टिकल विल सेटल डाउन, इसलिए कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। इसलिए जीटा पोटेंशियल का स्टेबिलिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब चार्ज का ओरिजिन हमने को पता चल गया, चार्ज का क्या इंपॉर्टेंस है कोलाइडल सॉल्यूशन में ये अपने को पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे। अगली प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बोलता है? सपोज कीजिए आपने एक यू ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब, यू शेप की ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब में आपने कोलाइडल सॉल्यूशन डाला और उसके दो एंड्स पर ऐसी अरेंजमेंट कर दी कि उनमें दोनों में से इलेक्ट्रोड डिप कर दी। ये जो इलेक्ट्रोड है विच आर डिप्ड इन कोलाइडल सॉल्यूशन, ये डिप किए कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आपने इनमें क्या हुआ? बैटरी लगाई, एक टर्मिनल को पॉजिटिव दिया, दूसरे को नेगेटिव दिया और करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। तो आप देखते हैं अगर सॉल्यूशन मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन के पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल स्टार्ट डिस्चार्जिंग एट द अपोजिट इलेक्ट्रोड। तो जो अपोजिट इलेक्ट्रोड इस केस में पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वैसे ही पार्टिकल फटाफट इस पर डिस्चार्ज होने लगी और दे एक्यूमुलेट और प्रेसिपिटेटेड ऑन करस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव अपोजिट इलेक्ट्रोड, उस पर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो कोलाइडल पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इसी मोशन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन द इन्फ्लुएंस और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मूवमेंट of colloidal particles under the influence of an external electric field। ये हुआ आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक और टर्म है वैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस वही मेथड है जिससे आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज प्रेजेंट है इसका कंफर्म करते हैं और इससे ये भी पता चल जाता है कि चार्ज प्रेजेंट है तो कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है, पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है। अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन था, अगर वो नेगेटिवली चार्ज पर डिपॉजिट हो रहा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वी कंफर्म एक्सपेरिमेंटली दैट वेदर कोलाइडल सॉल्यूशन कैरी ए चार्ज और नॉट, और इफ इट इज कैरी देन व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इट इज कन्फर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला आता है आपका इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस सेम टू सेम वही की वही असेंबली इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी।
इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में हम वही U-ट्यूब लेंगे, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने क्या किया था? इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रेकल कोलाइडल पार्टिकल के रास्ते में नहीं रखा। अब मान लीजिए ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा कोई कोलाइडल सॉल्यूशन, अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट नहीं किया है, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में आपने एक फिल्टर लगाया है विच इज़ नॉट परमिएबल फॉर कोलाइडल पार्टिकल्स। इस ट्यूब में इस तरह से U-ट्यूब सर्कुलर फिल्टर पे फंसा दिया है विच डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अक्रॉस इट थ्रू इट। अब क्या होता है, आपने कोलाइडल सॉल्यूशन सेट कर दिया, नाउ यू विल स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। सपोज करो आपने करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, तो जो पार्टिकल यहाँ पर थे वो सारे के सारे क्या होते हैं, जो पार्टिकल इस सेक्शन में इधर थे, राइट साइड में, राइट साइड में थे, वो सब नेगेटिवली, ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव एंड पर क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो ये फटाफट जाएंगे और डिपॉजिट होंगे, ये सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे ही आपने करंट फ्लो किया, वैसे के वैसे ही जितने भी पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल थे वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होंगे और दे गेट डिस्चार्ज, यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन ये जो पार्टिकल हैं ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर आएंगे और इसको क्रॉस करना चाहिए, इस बैरियर को क्रॉस करना चाहिए, पर ये बैरियर तो क्रॉस डिस्पर्स ये पार्टिकल कर नहीं पाएंगे, इसलिए सारे पार्टिकल यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे, सब पार्टिकल यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। चूँकि ये इधर अभी भी जाना चाह रहे हैं तो ये जाएगा नहीं। अब अपने को एक बात पता होना चाहिए कि अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल डिस्पर्स फेज पर, डिस्पर्स फेज मतलब पार्टिकल, डिस्पर्स फेज पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ठीक अपोजिट और उल्टा चार्ज, अपोजिट और बराबरी का चार्ज इस पे होना चाहिए, डिस्पर्शन मीडियम पे। तो इसका मतलब जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल पे था उसका ठीक अपोजिट और उतना ही नेगेटिव चार्ज डिस्पर्शन मीडियम पर भी होना चाहिए। तो अगर ये पार्टिकल उधर जाकर न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते, तब उस केस में डिस्पर्शन मीडियम खुद, डिस्पर्शन मीडियम विच इज नेगेटिवली चार्ज, डिस्पर्शन मीडियम खुद अपोजिट इलेक्ट्रोड पे चला जाता है। अगर इस पार्टिकल पे पॉजिटिव था तो डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है आपका, नेगेटिव चार्ज, तो पूरा का पूरा डिस्पर्शन मीडियम उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फ्लो इस तरह से हो जाएगा। पार्टिकल अभी भी जो चार्ज डिस्चार्ज हो गए तो जमे हुए, पर ये इधर नहीं जा पा रहे तो डिस्पर्शन मीडियम ही कहाँ आ जाता है, अपोजिट इलेक्ट्रोड में। तो मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम in the under the influence of external electric field, this movement of dispersion medium under the influence of external electric field is called electroosmosis। अब इसको ऑस्मोसिस क्यों बोला है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस क्यों बोला, तो आप जरा देखिए यहाँ पर कौन मूव कर रहा है, DM। ऑस्मोसिस में कौन मूव करता है, सॉल्वेंट। DM भी क्या है आपका, सॉल्वेंट ही तो है। और दूसरा मूवमेंट कहाँ होती है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की। लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर किस साइड है, इस साइड या इस साइड, क्योंकि यहाँ के सारे पार्टिकल डिस्चार्ज हो चुके हैं इसलिए यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो। यहाँ पर क्या है, हाई। यहाँ पर है लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर है हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो डिस्पर्शन मीडियम वाले पार्टिकल, डिस्पर्शन मीडियम अपनी डिस्पर्शन मीडियम लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, और उसकी इसी मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में होता भी यही है, solvent molecule moves from the region of lower concentration to
हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कोई SPM नहीं है, यहाँ पर एक फिल्टर है, फिल्टर पेपर है विच इज़ नॉट परमिएबल टू कोलाइडल पार्टिकल्स बट परमिएबल टू डिस्पर्शन मीडियम। ये दो आपकी अलग अलग टेक्निक हुई, इलेक्ट्रोफोरेसिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, while in electroosmosis the movement of dispersion medium under the influence of an external electric field occurs. Okay. So अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बाद एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन। ये तीनों सिनोनिम है कोलाइडल केमिस्ट्री में। तो ये क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज कोएगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन। फ्लॉक्यूलेशन, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन तीनों एक ही हैं, मतलब दे ऑल इंडिकेट टुवर्ड्स द सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन कोएगुलेट ए कोलाइडल सॉल्यूशन? तो सबसे पहली बात, ये स्पेशल टेक्निक कोएगुलेट करने की अपने को किन टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए यूज़ करनी पड़ेगी? उन्हीं के लिए विच आर लायोफिलिक। जो लायोफिलिक है, जो स्टेबल है, जिनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, अपन पहले ही दिन देख चुके हैं। तो जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, उन्हीं को कोएगुलेट करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस कैन बी कोएगुलेट इजीली, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल मेथड टू कोएगुलेट। सो सबसे पहले अगर आप अभी अपन ने पढ़ा कि कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए आप क्या मानते हैं? एक तो ब्राउनियन मोशन को अपन ने माना था कि ब्राउनियन मोशन हैज़ स्टीयरिंग इफेक्ट, ये भी स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा अपन ने अभी चार्ज का देखा, चार्ज की प्रेजेंस ऑफ चार्ज does not allow to particle come closer and they cannot settle down। तो ये सारे जो दो फैक्टर हैं, इन्हीं के आसपास ये सब कुछ होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस, मैंने आपको अभी बोला, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या करते हैं, यूट्यूब में आप कोलाइडल सॉल्यूशन भरते हैं, तो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कर फ्लो करते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल अपोजिट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उस तरह से डिस्पर्स, फिर जो डिस्पर्शन मीडियम भी क्या हो गया, अलग अलग। तो बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस वी कैन कोएगुलेट ए कोलाइडल सॉल्यूशन। दूसरा, बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन। सपोज करो एक सॉल्यूशन है जिसमें नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है और दूसरे में पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, दोनों को आप मिक्स करोगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कोएगुलेशन एक सिंगल कंटेनर में, तीसरे कंटेनर में कोएगुलेट हो जाएंगे। तीसरा है बाय बॉइलिंग, जब आप उबालते हो तब भी कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट होते हैं। ये इसलिए क्योंकि जब आप बॉइल करते हो तो कोलिजन बढ़ जाते हैं, जो पार्टिकल है उनके कोलिजन बढ़ जाते हैं और पार्टिकल फोर्सफुली कोलाइड करते हैं। तो भले ही चार्ज हो पार्टिकल पर, फिर भी वो पास आ जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट। जो आयन एड्जॉर्ब है वो छोड़ जाती है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। तो जो आयन पहले एड्जॉर्ब थी वो क्या हो जाती है, छूट जाती है। इसलिए बॉइलिंग से भी सेटल डाउन हो जाते हैं। बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, लॉन्ग टर्म तक डायलिसिस कराया आपने, डायलिसिस कराने पर जितने भी क्रिस्टलॉइड है सारे के सारे निकल जाएंगे। इवन अगर लंबे टाइम तक कराए तो जो कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर चार्ज एड्जॉर्ब था वो भी उसको छोड़ के चला जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा चार्ज। तो परसिस्टेंट डायलिसिस के कारण चार्ज चला जाएगा और चार्ज चला जाएगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा मिला दो, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, नमक डालोगे, तो चाहे कोलाइडल सॉल्यूशन कोई सा भी होगा, ज़्यादा नमक डालोगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए ये मेथड्स थी कोएगुलेशन की। अब कौन से इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप कोएगुलेशन इलेक्ट्रोलाइट से कराना चाह रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कौन सा पावरफुल होगा, ये एक रूल दिया, हार्डी एंड शुल्ज रूल बोलते हैं इसको। हार्डी एंड शुल्ज रूल ये बोलता है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एन कोएगुलेटिंग आयन मोर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर। कोएगुलेटिंग आयन की जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। कोएगुलेटिंग पावर मतलब कम अमाउंट में लगेगी वो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो सपोज करो एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको अपने को कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर देखना है। तो जिस आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, हार्डी एंड शुल्ज रूल यही बोलता है, जिस आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम पे 2 है, सोडियम पे 1 है, फिर ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर, सबसे ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर एल्यूमिनियम की होगी तो इस पर 3 चार्ज है, उसके बाद 2 कैल्शियम की होगी, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद सोडियम की। ये किसको कोएगुलेट करेंगे, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। सेम टू सेम पॉजिटिव चार्ज को कोलाइडल सॉल्यूशन, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए अगर आप निगेटिवली चार्ज नेगेटिव आयन यूज़ करेंगे तो उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग उनकी कोएगुलेटिंग पावर, फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे ज़्यादा होगी।
सल्फेट पे 2 है तो वो उससे कम होगी, और क्लोराइड पे 1 है तो वो सबसे कम होगी। तो ये हुआ हार्डी एंड शुल्ज रूल। अब यहाँ तक अपन इसी को आज ड्रॉप करते हैं, अब आगे से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।